Welcome to the class. Okay, साउंड जा रहा है। देखो थर्ड सेमेस्टर वालों की क्लास वैसे तो शाम को चलती है रोज हम लोग क्लास वाइज 7:30 के आसपास ही चलेगी, ठीक है। आज थोड़ा सा वाईफाई दिक्कत कर रहा है, इसलिए आज इतने टाइम ले लेते हैं जब क्लास थोड़ी चल रही है। भी जस्ट तुम्हारे जूनियर्स का क्लास हुआ है। ओके, एक चीज और देखो। ओके, ये रहा सिलेबस सिलेबस सिलेबस। ओके, ये फर्स्ट पेपर जो हम लीगल थ्योरी है। देखो, फर्स्ट पेपर ज्यूरिस्प्रूडेंस का लीगल थ्योरी है। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर में तुम्हारा फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस रहेगा। वहां हम लीगल विधिक व्यक्ति पढ़ेंगे, कब्जा पढ़ेंगे, इत्यादि पढ़ेंगे, ठीक है। ये पेपर हमने नोट्स के थ्रू किया हुआ है। ओके, एक क्लास हमको लगता है इसकी और लेनी पड़ेगी। हमको लग रहा था पूरा हो गया, लेकिन आई थिंक मैंने सही से नहीं देखा। फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड फिलोसफी, और थोड़ा सा पीआईएल के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। तो ये वाला यूनिट हम लोग इसी देखते हैं, ठीक है। ओके, चलो। उसके बाद आता है हम लोग का सेकंड पेपर कंपनी लॉ। इसमें भी बेयर एक्ट नहीं देखना है क्योंकि ढेर सारे बेयर एक्ट हैं। बट इसका हम जो नोट्स देख रहे हैं उसमें हम जो जो सेक्शन आता है इम्पोर्टेंट, जो तुम्हारे एलएलएम के लिए भी पर्याप्त है, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। और आंसर वो हम लोग पर्याप्त देख रहे हैं, ठीक है। नोट्स में कंपनी एक्ट 1956 और हम देख रहे हैं 2013 का। ओके, अब आया पेपर थर्ड प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखो, सेक्शन 1 to 53A है। यहाँ वन लगा लिखा हुआ है। इसका मतलब तुम्हारे फोर्थ सेमेस्टर में भी टीपीए रहेगा और सेक्शन 53A के आगे रहेगा। ओके ओके, तो हमें 53A तक पढ़ना है। सेक्शन 1 टू सेक्शन 1 से लेकर 53A तक। ओके, और बेयर एक्ट करने के बाद इसका हम लोग करेंगे। उसके बाद सीआरपीसी का बेयर एक्ट पढ़ने में टाइम लगेगा। प्रोसीजरल लॉ है और बेयर एक्ट में अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस का पढ़ाएंगे, ठीक है। टीपीए को हल्के में मत लेना। टीपीए तुम्हारा एलएलएम, नेट, जुडिशरी, एपीओ हर जगह आता है। इसका बेयर एक्ट क्वेश्चन आंसर से भी ज्यादा आना चाहिए। एलएलबी के एग्जाम के बाद इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अपना बेयर एक्ट इसका खरीद लो। जो कुछ बेयर एक्ट में लेने को बोलती हूँ उसमें इसका भी शामिल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान अधिनियम का, बीएनएस का, सीआरपीसी का, वगैरह वगैरह का, ठीक है। चलो, पहले हम लोग इसका पूरा बेयर एक्ट देखेंगे। पूरा बेयर एक्ट सेक्शन 1 to 53A तक देखेंगे। इसका बेयर एक्ट हो जाएगा, फिर हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हो सकता है बीच बीच में क्वेश्चन आंसर लिखें। चलते हैं बेयर एक्ट पर। चलो, सो पेपर देखो, एक दिन कंपनी एक्ट का नोट्स चलेगा और एक दिन टीपीए का बेयर एक्ट चलेगा, ठीक है। ओके, सेक्शन 1882 का है, 19th सेंचुरी का, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ में से है, ठीक। 1882 का एक्ट नंबर 4 है। ये वनडे एग्जाम के लिए, मतलब प्री एग्जाम के लिए या एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवश्यक होता है, हमेशा बताते हैं, ठीक है। इसमें ये वाली डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट चाहो तो याद कर लो। तो 1882 में फोर्थ नंबर पे ये एक्ट आया था। इसका प्रेम्बल क्या कहता है, ठीक है सर। पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि को संशोधित करने के लिए अधिनियम। अगर तुमको बेयर एक्ट पढ़ना है तो सीरियसली पढ़ना। देखो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। पक्षकारों, पक्षकार कौन होते हैं, किसी भी कार्य को करने में जो पार्टीज होती हैं, ठीक है। संविदा करने में, शादी करने में, उसमें पक्षकार होते हैं। संपत्ति खरीदने में भी पक्षकार होंगे। कार्य द्वारा, ये शब्द याद रखना। ये कई बार एमसीक्यू में, एग्जाम में आया है, ठीक है। हाँ, प्री एग्जाम में दे दिया जाता है कि संपत्ति का ट्रांसफर अधिनियम किस प्रकार के
वस्तु पर लागू लागू होगा, ठीक है। किस प्रकार की क्रिया पर लागू होगा? तो पक्षकार अपने कार्य द्वारा जो संपत्ति का अंतरण करते हैं उससे संबंधित जो कानून होगा ऐसे कानून को लागू करना, उसे संशोधित संशोधित करना। तो कार्य द्वारा शब्द याद रखना। चलो, उद्देशिका पक्षकारों के कार्य द्वारा, फिर से किए गए संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि विधि के कतिपय भागों को परिभाषित संशोधित करना समाचीन है, अतः तद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है। चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिक होता है। सबसे पहले अपना इंट्रो बताता है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले अपना नाम बताएगा। मेरा नाम है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कब प्रवृत्त हुआ है? तो यह जुलाई 1882 के प्रथम दिन प्रवृत्त हुआ है। तो 1 जुलाई याद करना आजकल बहुत इजी है। देखो, सन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। 1 जुलाई को क्या लागू हुआ? 1 जुलाई 2024 को। चलो, हमको कमेंट में बताना। न्यू लॉज लागू हुए थे। कौन से न्यू लॉ? बताना। 3 न्यू लॉ लागू हुए थे, ठीक है। विस्तार कहाँ है? तो इसका विस्तार अब संपूर्ण भारत पे है। ओके, ओके। किंतु इस अधिनियम में से किसी भाग का विस्तार उक्त संपूर्ण राज्य क्षेत्रों या उनके किसी भाग पर संपृक्त राज्य सरकार शासकीय राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी। तो ये बोल रहा है कि संपूर्ण राज्य क्षेत्र, संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है, बट मुंबई, पंजाब और दिल्ली के कुछ भागों पर, या पंजाब, मुंबई और दिल्ली में यह टीपीए लागू नहीं होगा। तो ये याद रखना, अगर दिल्ली, पंजाब या मुंबई की सरकार चाहे तो नोटिफिकेशन द्वारा ये विधि वहां लागू कर सकती है। हाइलाइटर का यूज कर लेते हैं क्योंकि गंदा कर दे रहा है तो समझ नहीं आ रहा है ना। चल, ओके। तो यहाँ लागू नहीं होती, बाकी संपूर्ण भारत पर लागू होगा। और कोई भी राज्य सरकार अपने द्वारा प्रशासित राज्य क्षेत्रों के किसी विभाग को निम्नलिखित सब उपबंधों से या उनमें से किसी से भी, चाहे भूत लक्ष्य हो या भविष्य लक्ष्य के रूप में, छूट शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर दे सकेगी। ओके, तो सेक्शन 54 इनसे संबंधित कुछ छूट की बात करता है। देखो, हमारा सिलेबस ही सेक्शन 53A तक है, तो उसके बारे में जो हम 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सेक्शन 2 निरसन की बात करता है। ओके, अधिनियमों का निरसन हो रहा है, ठीक है। उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का तत्समय विस्तार हो, वे अधिनियमितियां जो उपापद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट हैं उनमें वर्णित विस्तार तक निश्चित हो जाएंगी, किंतु तस्मिन अंतर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित पर प्रभाव डालने वाली न समझी जाएगी। तो बोल रहा है कि जहां पर भी टीपीए लागू होगा, अगर वहां पर कोई और विधि लागू होती तो वो विधि उस सीमा तक समाप्त हो जाएगी जहां तक टीपीए लागू होगा। पहली ये बात हो रहा है। बट निम्नलिखित इसके अपवाद हैं, ठीक है। निम्नलिखित इसके अपवाद हैं। एतद् द्वारा अधिनियमित रूप से निश्चित न निश्चित किसी भी अधिनियमित के उपबंध। तो फिर से देखते हैं इसको। उन राज्य क्षेत्रों में जिस पर इस अधिनियम मतलब टीपीए का विस्तार, मतलब टीपीए लागू हो रहा है, उस अधिनियम में जो एतत् उपाबद्ध मतलब इस अधिनियम में जो अनुसूची दी है, ठीक है, विनिर्दिष्ट है, उसमें वर्णित विस्तार तक निश्चित हो जाएगी। इसका अर्थ होता है कि वे सभी अधिनियम जो इसमें अनुसूची निर्दिष्ट है और जहां तक इस अधिनियम का वर्तमान में विस्तार होगा वहां तक उल्लिखित सीमा तक क्या हो जाएंगे? निश्चित हो जाएंगे। अर्थात टीपीए लागू होने के बाद इससे संबंधित शेड्यूल में जो जिस सीमा तक कोई विधि दी होगी वो सब निश्चित हो जाएगी। पहली बात, ओके, ठीक है। तो पूर्ववर्ती अधिनियमों को क्या कर रहा है? निरसन कर रहा है, ठीक है। टीपीए से पहले, टीपीए एक्ट 1882 से पहले संपत्ति से जुड़े हुए जो अधिनियम थे उनके निरसन की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा बात ये कर रहा था कि इससे पहले बात हुई थी, हमने देखा था कि टीपी पूरे देश में लागू हुआ, लेकिन बंगाल, बम्बई, मद्रास और
दिल्ली में लागू नहीं होता, ठीक है। कहाँ थे हम, क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा सा हमने ब्रेक ले लिया था, ठीक है। एतद द्वारा अभिव्यक्त रूप से न निरसित की किसी भी अधिनियमिति के उपबंध, तो कोई ऐसा एक्ट जिसे निश्चित ना किया गया हो टीपीए के, मतलब टीपीए के आने के कारण, ठीक है, वहां टीपीए कोई प्रभाव नहीं डालेगा। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट्स कोई ग्रांट्स दे दे, है ना, राज्य सरकारें वगैरह कोई कानून बना रही हैं, निकाल रही हैं, तो वहां पर ये लागू नहीं होगा, ठीक है। जैसे यदि सरकार होती है, कोई भूमि विशेष शर्त के साथ किसी को देती है, ठीक है, और ऐसी शर्त टीपीए में उल्लिखित नहीं है, तो टीपीए वहां लागू नहीं होगी, ओके। दूसरा है किसी संविदा या संपत्ति संगठन के कोई भी निबंधन और प्रसंगतियां जो इस अधिनियम के उपबंधों के संगत और तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा अनुज्ञात है, ठीक है। कोई संविदा या संपत्ति संगठन, तो देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो कंपनी, ठीक है, तो ये अपना अलग ही एक्ट से चल रही है, इसका अलग संविदा कंपनी एक्ट से हो रहा है, इसकी संपत्ति का संगठन अलग एक्ट से हो रहा है, तो वहां पर भी टीपीए लागू करने की आवश्यकता नहीं है, जहां अलग ही अधिनियम से कोई कार्य हो रहा है, ठीक है। इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व गठित किसी विधिक संबंध से उत्पन्न कोई अधिकार या दायित्व या किसी ऐसे अधिकार या दायित्व के बारे में कोई अनुतोष, तो टीपीए लागू होने से पहले अगर किसी व्यक्ति को कोई लीगल अधिकार, ड्यूटी इत्यादि लागू हुई हो, तो टीपीए लागू होने से पहले कोई लीगल अधिकार ड्यूटी कैसे लागू हुई होगी, तो जाहिर सी बात है कोर्ट ने, हो सकता है किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई प्रॉपर्टी दे दी हो, ठीक है, आदेश द्वारा या फैसले द्वारा या डिक्री द्वारा इत्यादि द्वारा, ठीक है। ऐसी परिस्थितियों में टीपीए वहां पर लागू नहीं होगा, टीपीए उसको बदल नहीं सकता, ठीक है, ओके। और सेक्शन 57 चैप्टर 4 द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय विधि की क्रिया द्वारा या सक्षम अधिकारिकता युक्त न्यायालय की डिक्री आदेश के द्वारा उसके निष्पादन में हुआ कोई अंतरण, तो कोर्ट के द्वारा किया गया कोई ट्रांसफर डिक्री आदेश, यहाँ पर भी टीपीए लागू नहीं होगा। और एक अपवाद और है, मुस्लिम विधि पर भी टीपीए लागू नहीं होगा, तो ये वाला जरूर याद रखना, मुस्लिम विधि वाला, ठीक है, ओके। नाउ सेक्शन 3 परिभाषा की बात करता है, ठीक है, और यहाँ परिभाषा का नंबरिंग नहीं किया गया है, इसलिए इसको पैरा करके याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ओके ओके। सो हम लोग आज सेक्शन 3 तक ही करेंगे, ओके। और वो भी पूरा हम मेरे ख्याल से 1 मिनट देखने को बहुत दिन, सेक्शन 3 ही करेंगे हम, ठीक है, हम देखते हैं। बहुत अच्छे से याद रखना सेक्शन 3। परिभाषा की बात कर रहा है ये, ओके। निर्वचन खंड की बात कर रहा है, देखो तुम लोग तो निर्वचन का अर्थ समझ ही रहे हो, तुम्हारा 7th पेपर था पिछले पेपर में, है ना। परिभाषा और निर्वचन में ये अंतर होता है, ठीक है। निर्वचन जो छोटे एरिया के लिए लागू हो, चलो। स्थावर संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर सकती, तो स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ, उगती फसलें या घास नहीं आती है। अब देखो परिभाषा जो होती है वो एक चीज, किसी चीज को विस्तृत रूप से बताने की कोशिश करती है, यहाँ पे थोड़ा सा बस निर्वचित करने की कोशिश किया गया है, थोड़ा सा स्कोप दिया गया है बस, ठीक है। ये बोल रहा है स्थावर मतलब वो संपत्ति होती है जो घूम नहीं सकती है, ठीक है, घूम नहीं सकती। सेक्शन 3 पैरा 1 में है, ये याद रखना। ये कह रहा है कि जो खड़ा कास्ट है, मतलब घास ले लो, ठीक है। खड़ा कास्ट मतलब तुम ले लो जैसे लकड़ी, जो लकड़ियां, जैसे बांस ले लो, ठीक है, ओके, बांस ले लो, तो खड़ा कास्ट और फसलें, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, अर्थात स्थायी संपत्ति नहीं है, बल्कि कैसी संपत्ति है, अस्थायी चल संपत्ति है। क्यों भैया, कैसे भैया, कैसे? घास तो स्थायी संपत्ति है, जमीन से जुड़ी हुई संपत्ति चीजें, जमीन और जमीन से जुड़ी हुई चीजें क्या होती हैं, स्थायी चीजें होती हैं ना, स्थावर होती हैं। तो घास, फसल और काष्ठ स्थायी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इनका पर्पस जो है, पर्पस किस लिए है कि इनका यूज हो सके एज ए चल संपत्ति, ठीक है, ओके, इसलिए ये अचल संपत्ति नहीं है। दूसरा देखो, यहाँ परिभाषा की बात ही नहीं हुई है, बस
थोड़ा सा निर्वचन हुआ है, इंटरप्रिटेशन हुआ है बस, ठीक है। लिखत से आवश्यति लिखत अभिप्रेत है, बस इतना याद रखना, इसको याद रखना, क्वेश्चन एमसीक्यू में आया हुआ है। लिखत से क्या अभिप्रेत है? आवश्यक लिखत अभिप्रेत है। और ये देखो, खड़ा काष्ठ, उगती फसल, घास, ये तीनों भी याद रखना। तीसरा देख लो, इसको अभी लास्ट में करते हैं, पहले रजिस्ट्रीकृत देख लेते हैं, ठीक है। ओके, रजिस्ट्रीकृत से ऐसे किन्हीं राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है कि किसी भाग में दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली तत्समय प्रवृत्ति विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है। तो बोल रहा है जहां पर भी टीपीए लागू होगा, ठीक है, वहां पर जिस रजिस्ट्रीकरण एक्ट, जो भी रजिस्ट्रीकरण एक्ट वहां पे है, उसके अंतर्गत जो रजिस्ट्रीकरण होता है वही रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है। अभिप्रेत मैंने पहले बताया, अर्थ नहीं बता रहा, ये पूरा सेक्शन निर्वचन कर रहा है, टीपीए से संबंधित किसी चीज का बस निर्वचन कर रहा है, थोड़ा सा स्कोप बता रहा है बस। ओके, ना भूबद्ध क्या है? भूबद्ध मतलब भू से बंधा हुआ, भू मतलब जमीन, धरती से बंधा हुआ, ठीक है। ये याद रखना, ये है सेक्शन 3 पैरा 5 में। भूबद्ध क्या है? तो भूमि से मूलित, मूलित मतलब जिसकी जड़ भूमि से जुड़ी हुई है, जैसे पेड़ और झाड़ियां, लेकिन खड़ा काष्ठ, उगती फसल और घास नहीं आएगा, याद रखना भूबद्ध में, भले इसकी जड़ भूमि से जुड़ी हुई है। तो पेड़ और झाड़ियां, भूमि में निविष्ट जैसे भित्तियां या निर्माण, तो मूलित मतलब जिसका जड़ जुड़ा है, निविष्ट मतलब जिसको जोड़ा गया है, ठीक है, जैसे भित्तियां, जैसे घर की दीवार हो गया, ठीक है, कोई भी चीज जमीन में लाके गाड़ दी गई, ऐसी निविष्ट वस्तु से इसलिए बद्ध कि जिससे वह बद्ध है उसका स्थायी फायदाप्रद उपयोग किया जा सके। ओके, ओके, सेक्शन 3 परिभाषा की बात नहीं करता, निर्वचन की बात करता है। निर्वचन मतलब एक शॉर्ट स्कोप दे रहा है किसी शब्द के बारे में जो टीपीए में यूज हुई होगी, है ना। और सबसे पहला क्या था? ओके, तो सबसे पहला क्या था परिभाषा? स्थावर संपत्ति, और उसके बाद लिखत, ठीक है। तो सबसे पहले पैरा 1 में था, पैरा 1 में था स्थावर संपत्ति। स्थावर मतलब अचल, ठीक है। अब देखो, परिभाषा नहीं दे रहा था, निर्वचन कह रहा था, और बता रहा है कि इसमें खड़ा काष्ठ, उगती फसल और घास नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद पैरा 2 में वसीयत की बात करता है, और वो लिखत की बात करता है। लिखत कहता है, लिखत से मतलब आवसीयतीय लिखत। देखो, आवसीयतीय लिखत की बात क्यों कह रहा है? देखो, बस कोई लिखत मतलब कुछ रिटन में हो, और आवश्यक लिखत मतलब कोई ऐसा लिखत जो वसीयत से संबंधित ना हो। अगर कोई लिखत वसीयत से संबंधित है, वो टीपीए में यूज ना होकर वो सक्सेशन एक्ट में चला जाएगा, है ना। तो उसका टीपीए में काम क्या है? कुछ नहीं, इसीलिए यहाँ पे जो लिखत शब्द का प्रयोग होगा, अगर वो टीपीए में केस जाना है तो वो वसीयत से संबंधित नहीं होना चाहिए। फिर आया पैरा 3, आई थिंक पैरा 3 में हमने छोड़ दिया था, मैंने कहा बाद में कराएंगे, ठीक है। अनुप्रमाणित है, ठीक है। चौथा है रजिस्ट्रीकृत, और पांचवा है भूबद्ध। तो पहले रजिस्ट्रीकृत देख लेते हैं। रजिस्ट्रीकृत मतलब अर्थ नहीं देखना है फिर से। रजिस्ट्रीकृत अगर शब्द का हमें निर्वचन करना होगा टीपीए से संबंधित, तो जहां भी टीपीए लागू है जिस एरिया में, और वहां पे कोई केस जाता है, ठीक है, टीपीए प्रॉपर्टी से संबंधित, और वहां रजिस्ट्रीकरण संबंधित कोई लॉ है जिसमें उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य था, तो वो रजिस्ट्रीकरण करवाना होगा, ठीक।
उसके बाद आया भूबद्ध, ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ। तो सबसे पहला जो मूल से जुड़ा हुआ, जिसका मूल है, मूल जुड़ा हुआ, जिसका जड़ जुड़ी हुई हो, जैसे पेड़ हो गया और झाड़ियां हो गई, ठीक है, ये सब जड़ से क्या होते हैं, पेड़ों से, हाँ, इससे जुड़े होते हैं, ठीक है। जमीन से इसलिए भूबद्ध है, भूबद्ध है मतलब अचल है। लेकिन फिर याद रखना है, सबसे पहले ही हमने पढ़ा था कि इसमें ये नहीं आएगा, खड़ा काष्ठ, उगती फसल और घास, ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद कोई चीज जिसको उसमें जमीन में क्या किया गया हो, लगाया गया हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल शब्द, क्या शब्द यूज हुआ था, शब्द देख लेते हैं। निविष्ट, निविष्ट मतलब जोड़ा गया हो, ठीक है, जैसे कि दीवार मान लो, है ना, घर का निर्माण किया गया हो, पुल बनाया गया हो, कुछ भी। और तीसरी चीज, जो निविष्ट चीज से जुड़ी हुई हो, जो निविष्ट चीज से जुड़ी हो और जिसका उद्देश्य क्या हो जोड़ने का, उपभोग करना, परमानेंट उपभोग करना, मतलब यूज करना, ठीक है, यूज करना। अब ये क्या है हम बता रहे हैं। पेड़ झाड़ी तो समझ में आ गया, जो चीजें सामान्यतः जुड़ा हुआ है जमीन से, ठीक है। नाउ निविष्ट हो गया, बिजली का खंभा हो गया, दीवार हो गया, ये भी समझ में आ गया, अचल संपत्ति है ना, ये सब भागेगी नहीं, है ना। अब देखो, घर बना, घर में हमको पंखा लगाना है, एग्जाम्पल, ठीक है। पंखा जब खरीद के लाए और दुकानदार ने जब बेचा, तब उसका उद्देश्य क्या था, पंखे को बेचना है, ठीक है, तब तक वो अचल संपत्ति, तब तक वो चल संपत्ति थी, ठीक है, चल संपत्ति थी, स्थावर संपत्ति थी। बट जैसे ही पंखा इस निविष्ट संपत्ति से जुड़ जाता है, जैसे ही घर की छत से, दीवार से वो जुड़ जाता है, तो पंखा क्या हो जाता है, अचल संपत्ति हो जाता है। क्योंकि अब इसका यूज कैसे होगा, इसका उद्देश्य क्या है, यूज होना, परमानेंट, एक जगह पर लगा के यूज होना। ऐसा तो है नहीं कि जब हमको पंखा यूज करना है तो हम लगा के यूज करते हैं, 5 मिनट बाद जब करना, जब उठना हो, बंद करना हो, तो पंखा खोल के रख देते हैं। ऐसा तो करना नहीं है, है ना। हम दीवार फैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो वाली नहीं, जो स्टूल फैन की बात नहीं कर रहे, ठीक है, टेबल फैन की बात नहीं कर रहे, ओके। या लाइट जो परमानेंट दीवार से जोड़ दी जाती है, ऐसी कोई चीजें जो निविष्ट प्रॉपर्टी से परमानेंट जोड़ दी जाए, जैसे दरवाजा हो गया, खिड़की हो गई, इत्यादि, ओके। चलो, उसके बाद अनुयोज्य दावा, अनुयोज्य दावा इंपॉर्टेंट है और 100% तुम्हारा एक क्वेश्चन यहाँ एलएलबी एग्जाम में आएगा। जब वो सेकंड सेमेस्टर में तुम लोग के साथ धोखा हो गया, तुम लोग का फर्स्ट पेपर का ही नोट्स बना दिया, पता नहीं कौन, सॉरी, पेपर का क्वेश्चन बना दिया, पता नहीं कौन बनाया था, ठीक है। बट थर्ड सेमेस्टर में ऐसा नहीं होगा, सिलेबस से ही आएगा, ठीक है, ओके। तो अनुयोज्य दावा ये हम लोग क्वेश्चन आंसर में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, अनुयोज्य दावा भी। बट क्वेश्चन आंसर में हम तुमको ये पढ़ाएंगे, ठीक है। अनुयोज्य दावे से स्थावर संपत्ति के बंधक द्वारा या जंगम संपत्ति के आडमान या गिरवी द्वारा प्रतिभूत ऋण से भिन्न किसी ऋण या उस जंगम संपत्ति में जो दावेदार के वास्तविक या अनमायिक कब्जे में नहीं है, फायदा प्राप्त हित का ऐसा दावा अभिप्रेत है जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए आधार प्रदान करने वाला मानता हो, चाहे ऐसा ऋण या फायदाप्रद हित वर्तमान, प्रोद्भवमान, सशर्त या समाश्रित हो। ओके, मैंने अनुयोज्य दावा पढ़ाया बट मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, ओके। तो पहले अनुप्रमाणित का पढ़ाते हैं, इसका रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर हम तुमको अनुयोज्य दावा का रिवीजन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ाया बट मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, अभी देखा।
ठीक है। पैरा 3 में अनुप्रमाणित को परिभाषित किया गया है। तो देखो, जब कोई रजिस्ट्रेशन होता है, कोई कागज संविदा करते हैं, तो उसपे किसी का सिग्नेचर होता है। ठीक है। तो दो या अधिक साक्षियों द्वारा जब उसको सिग्नेचर किया जाता है तो उसको अनुप्रमाणन कहा जाता है। ठीक है। और हमेशा और सर्वदा विपरीत रहा होना समझा जाएगा, जिसमें से हर एक ने निष्पादक को लिखत पर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते देखा है, या निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निर्देश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को लिखत पर हस्ताक्षर करते देखा, या निष्पादक को उसके अपने हस्ताक्षर चिन्ह की या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर या व्यक्ति कभी स्वीकृति पाई है, और जिसमें से हर एक ने निष्पादक की उपस्थिति में लिखत पर हस्ताक्षर किए, किंतु यह आवश्यक न होगा कि ऐसे साक्षियों में से अधिक एक ही समय पर उपस्थित रहे हों, और अनुप्रमाणन का कोई विशिष्ट प्रारूप आवश्यक न होगा। ठीक है। तो ये पूछा गया है कई बार कि अनुप्रमाणित कहाँ पर है। सो ये रहा पैरा 3 में अनुप्रमाणित। अनुप्रमाणित का क्या मतलब होता है? ठीक है। अब यहाँ बोला है दो या अधिक साक्षी, दो या अधिक क्या है? साक्षी हैं, और जरूरी नहीं ये साक्षी एक साथ आए हों। ठीक है। अलग अलग समय पर भी आ सकते हैं, और इन्होंने ये अनुप्रमाणित किया है। क्या अनुप्रमाणित क्या किया है? मतलब इन्होंने अपना साइन किया है, अनुप्रमाणित में साइन किया है, और जो साइन किया है उसमें ये लिखा हुआ है कि हमने ये देखा कि जो व्यक्ति इस लिखत को, लिखत मतलब जो कागज बन रहा है, जो रजिस्ट्रेशन का कागज बन रहा है, संपत्ति ट्रांसफर हो रही है तो संपत्ति ट्रांसफर हो रही है तो उसका लिखत बन रहा होगा ना, कुछ कागज बन रहा होगा। तो जो व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है, निष्पादन कर रहा है उस कागज का, उस व्यक्ति को हमने लिखत पर साइन करते, ट्रांसफर करते, जो जो भी प्रक्रिया सब करते हुए अपनी आंखों से देखा है। ठीक है। इसी को कहेंगे अनुप्रमाणित। सो सिंपल। और फिर से देख लेते, देखो अनियोजित दावा एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि 2-3 बार हो गया लेकिन रिकॉर्डिंग में नहीं गया। ठीक है। सो ओके, कलर ही चेंज कर देते हैं हम। हियर देखो, अनियोजित दावा एक्शनेबल क्लेम बहुत सिंपल सा फैक्ट है। ठीक है। अनुज यार सारा कलर इतना गंदा कर दिया ना। ठीक है। एक्शनेबल क्लेम क्या हो गया? कोई व्यक्ति है, किसी अन्य व्यक्ति को कोई पैसा उधार दिया है। ठीक है। चाहे सुरक्षित ऋण हो चाहे सुरक्षित, वो अलग की बात है, वो लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और उस पैसे को वापस पाना चाहता है तो कोर्ट में केस कर सकता है। इस केस को जो केस करेगा उसको क्या कहा जाएगा? नियोज्य दावा कहा जाएगा। या किसी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति है और उसमें उसका भी अधिकार है। ठीक है। जैसे एक्स के पास कोई संपत्ति है, उसमें वाई का भी कुछ लीगल अधिकार है, बट एक्स वो अधिकार वाई को नहीं दे रहा है, तो वाई कोर्ट में जाकर उस अधिकार को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो अपने ऋण को वापस पाने के लिए या अपने अधिकार को वापस पाने के लिए जिस केस को किया जाता है उसको कहा जाता है नियोज्य दावा। बट इसके अपवाद है। पहला था, अपवाद था अगर स्थावर संपत्ति है कोई, ठीक है, अचल संपत्ति, इसका अगर आपने बंधक दिया है या अचल संपत्ति को आपने गिरवी रखा हुआ है, तो उसके लिए आप एक्शनेबल क्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए अलग से लॉ है, इस लॉ में नहीं जाएंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए ए है, ए ने बी को 50,000 रुपए दिए थे ऋण के रूप में, बी ने 50,000 रुपए वापस देने से मना कर दिया या नहीं कर रहा है वापस, तो एक किस प्रकार से अपना 50,000 रुपए वापस प्राप्त कर सकता है? ए क्या करेगा? बी के खिलाफ कोर्ट जा सकता है और अनियोज्य दावा का केस कर सकता है। ठीक है। सो ये थी आज की क्लास। कल से हम सेक्शन 4 पढ़ेंगे। ठीक है। सेक्शन 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सारी परिभाषाएं भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। टीपीए को नाम पहली बार सुनाओ तो ऐसे हवा में मत लेना। ठीक है। बस पढ़ के भूल जाना है। ओके, चलो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल।